ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे अहम शहर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पिम्स का एग्जिट रास्ता है। कभी कभी लगता है कि ये मुल्क बस यूं ही चल रहा है, कोई सानिया होता है, चंद दिन चीखो पुकार होती है और फिर सब भूल जाते हैं। आप देखिएगा, जहां इतने बच्चे भुला दिए गए, इन 14 नन्ही कब्रों पर भी चंद रोज बाद फूलों का बोझ डालकर इस मफलूज सिस्टम के गुनाहों को भुला दिया जाएगा। कभी कभी तो दिल बागी होकर सोचता है, इस मुल्क की तकदीर तो देखिए, पहले जुल्फकार अली भुट्टो आए, फिर उनकी बेटी आई, फिर उनके दामाद ने राज किया और अब उनका नवासा हुक्मरानी की गद्दी का दावेदार है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ थे, फिर उनके भाई आए, पहले पंजाब उनके भतीजे के पास था और अब उनकी बेटी के पास है। किसी का भुट्टो आज भी सियासत जिंदा रखने के लिए जिंदा है, तो किसी को खुलकर काम ना करने देने का शिकवा। 30 साल से ज्यादा तो इस मुल्क के फौजी हुक्मरान खा गए, जो कभी हमें मुक्के से डराते हैं तो कभी छड़ी से। और जब ये बड़े भाई बराह रास्त इक्तदार में नहीं होते तो इमरान खान या शहबाज शरीफ साहब जैसे मोहरे सामने लाकर तमाशा रचाया जाता है। मैं ये पुराने जख्म आज सिर्फ इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि मेरा मुल्क रंजीता है। इन 14 नौमलूद बच्चों ने तो अपनी जिंदगी की पहली अंगड़ाई भी नहीं ली होगी कि इस मफलूज और करप्ट सिस्टम की आग ने इन्हें जिंदा निगल लिया। हमें मिंबरों से, जलसों से, इंटरव्यू से और टीवी स्क्रीनों से रोज ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि ये मुल्क खुदा का बनाया हुआ है, इसे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं कि क्या खुदा का बनाया हुआ मुल्क ऐसा होता है जहां मासूम बच्चों का पहला बिस्तर हॉस्पिटल का झूला नहीं बल्कि आग के शोले बने, जहां कानून सिर्फ गरीब की गर्दन का नाप लेने के लिए हो। आपको याद होगा भी चंद रोज पहले गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का होलनाक वाकया हुआ था। इस मुल्क के नायब वजीर आजम के पोते का नाम आया। क्या बना उस केस का? कोई गरीब का बच्चा होता तो नेफे में गोली चल जाती, मगर यहां पुलिस तफ्तीशी की बजाय गवाह बनते हुए नजर आए। हमें तो आज तक ये भी पता नहीं चल पाया कि इस सारे खेल का बिग बॉस कौन था। जरा ये तस्वीर देखिए, ये इस मुल्क के एक शहर के डीआईजी का ऑफिस है। गरीब को कहा जाता है कि रोटी 2 की बजाय 1 कर लो, बिजली बचाने के लिए पंखे बंद कर दो, लाइट्स बंद कर दो। और दूसरी तरफ इन्हीं गरीबों के खून पसीने के टैक्सों पर पलने वाले ये सिविल सर्वेंट महाराजों और मुगल शहजादों की तरह अयाशाना जिंदगी गुजार रहे हैं। कल मैंने एक सीनियर सहाफी की पोस्ट देखी, यकीन मानिए दिल खून के आंसू रोया जब उन्होंने लिखा कि ऐ खुदा, क्या तू 14 मासूम बच्चों की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद भी इस जालिम निजाम पर अपना अजाब नहीं भेजेगा। सोचिए इस मुल्क के रहने वाले किस हद तक तंग आ चुके हैं। इस पूरी क़यामत में सिर्फ एक बच्चा मौजाती तौर पर बचा। मैंने उनके वालिद का इंटरव्यू सुना। उन्होंने बताया कि जब नर्सरी में आग लगी तो बराबर के वार्ड्स में जहां खवातीन का अभी सिजेरियन ऑपरेट्स हुआ था, वो जान बचाने के लिए नंगे पांव भागी। खौफ और भगदड़ की वजह से कई माओं के टांके खुल गए, वो फर्श पर तड़पती रही। क्या ये हमारा दारुल हुकूमत है? क्या ये हमारी एटमी ताकत है? हर सान्हे के बाद ऐसा लगता है कि शायद अब हालात बदलेंगे, शायद अब हुक्मरानों को शर्म आएगी, मगर ये अपनी राया की आदत को बखूबी जानते हैं। इन्हें मालूम है कि ये गरीब लोग दर्द सह लेंगे, थोड़ा रो लेंगे, अपने बच्चों को कोयला बनता देखना बर्दाश्त कर लेंगे, मगर कभी हमसे सवाल करने की जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तपश सिर्फ वही महसूस करता है जिसका अपना घर जलता है, बाकी महज तो सिर्फ तमाशबीन है। मान लीजिए आज पिम्स हॉस्पिटल का नर्सरी वार्ड नहीं जला, हमारा जमीर जल गया है। अगली बार जब कोई सरकारी ऑफिसर बग्गी में सवार हो, जब कोई वजीर बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना हो, जब कोई बिग बॉस पकड़ा ना जाए, तो याद रखिए इन 14 नन्ही कब्रों को। मीर तकी मीर साहब ने कहा था कि मरते हैं तो मर जाइए, पर जी जिए जब तक, जिंदों की तरह दहर में कुछ नाम तो कीजिए। जिंदा इंसान की निशानी यह है कि वो अपने इर्द गिर्द के हालात पर असर अंदाज होता है। वो जुल्म पर खामोश नहीं रहता, वो सिर्फ सांस नहीं लेता बल्कि अपने होने का एहसास दिलाता है। अगर आप जिंदा होकर भी बेहिस हैं, हालात के आगे झुके हुए हैं, तो आप में और कब्र में पड़ी हुई लाश में कोई फर्क नहीं है। अपनी माओं को, अपनी बहनों को इन मौत के कुएं में भेजना बंद कीजिए। आवाज उठाइए इससे पहले कि अगली इंक्वायरी कमेटी आपके बच्चे के जनाजे पर बने। खुदा ना खास्ता। अब फैसला आपको करना है कि तमाशा बनना है या इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करना है।